रेकी के थ्रू आप डिजीज को ठीक कर सकते हैं। रेकी एक प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये आपके माइंड पे काम नहीं करता कि रेकी मिली और आपने सोचना शुरू कर दिया कि नाउ आई एम एब्सोल्युटली फाइन। हाउ रेकी इज डिफरेंट, मतलब आप योगा करके भी आप उसको ठीक कर सकते हो, या फिर आपको एक रेकी ग्रैंड मास्टर के पास जाना जरूरी है, या फिर आपको रेकी सीखना जरूरी है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हुए हैं जिसमें कोल्ड से लेके कैंसर तक कहीं पे भी रेकी का यूज किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनमें होम्योपैथी डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जिन्होंने मुझसे खुद रेकी सीखी है। आपको ये फील होगा कि आपके बॉडी के अंदर कोई एनर्जी ट्रैवल कर रही है, आपको अपने बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन होने लगेगा। कि रेकी आप बुक पढ़ के नहीं सीख सकते जब तक कि उसमें अट्यूनमेंट ना हो। सर्जरी रिकवरी में रेकी मास्टर्स की हेल्प ली जाती है। रेकी में हम मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, रेकी में हम एम्पावरमेंट करते हैं। रेकी मास्टर या होलिस्टिक हीलर जो होता है, क्या वो किसी की भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते? तो जो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं उसमें आप कितने लाइफ पहले का हम कर सकते हैं? रेकी की रूट्स कहाँ से हैं? हेलो दोस्तों, भावना सिद्धू पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे होलिस्टिक हीलिंग के बारे में। आज हमारे साथ हैं स्मिता सोनी अग्निहोत्री, जो एक रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने 24 से ज़्यादा होलिस्टिक हीलिंग पर प्रैक्टिस की है। तो स्मिता सोनी जी, स्वागत है आपका भावना सिद्धू पॉडकास्ट पर। बहुत बहुत थैंक यू भावना, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और अपने साथ इस वंडरफुल शो का पार्ट बनने के लिए। थैंक यू। इवन आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि आज मैं आपके साथ बैठकर इस टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ। तो एक क्विक इंट्रोडक्शन मेरी ऑडियंस के लिए आपका। हाय एवरीवन, आई एम स्मिता सोनी अग्निहोत्री। मैं एक होलिस्टिक हीलर और मल्टी मोडालिटी स्पिरिचुअल हीलिंग प्रैक्टिशनर हूँ। मैंने अभी तक 10,000 से ज़्यादा सोल्स के ऊपर काम किया है और मैं नोएडा में मेरा वेलनेस सेंटर है, जिसमें मैं होलिस्टिक हीलिंग के थ्रू लाइफ के डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लोगों को ऑफर करती हूँ। ओके, आपने कहा लाइफ के डिफरेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर आप सॉल्यूशन ऑफर करते हैं। तो ये सॉल्यूशन किस तरह से होता है? जैसे एक रेकी का नाम हमने सुना है कि रेकी के थ्रू आप डिजीज को ठीक कर सकते हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है और आपको थोड़ी देर के लिए कुछ इफेक्ट महसूस होता है, बट एक्चुअली में इट्स नॉट वर्किंग दैट वे। और कुछ का मानना है, बहुत स्ट्रांगली वो बोलते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट लाइक दैट, ये एक्चुअली हमारे ऊपर वर्क किया है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि रणवीर अलाहाबादिया, वो भी एक पॉडकास्ट करते हैं, मैंने उनके पॉडकास्ट में सुना है कि उनका सिर्फ एक सेशन से पूरा हार्ट ठीक हो गया था। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि रेकी क्या है और रेकी कैसे काम करता है? रेकी एक बहुत ही पावरफुल ऑल्टरनेटिव होलिस्टिक हीलिंग मोडालिटी है, जिसको यूज करके लोग अपने मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और यहाँ तक कि प्रोफेशनल एरियाज को भी हील कर सकते हैं। जैसे कि आपने पूछा कि रेकी से क्या किसी की फिजिकल इलनेस ठीक हो सकती है? 100% नहीं, 1000% हो सकती है। मेरे खुद के बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि एक सेशन में लोगों को रिलीफ मिला है और लोगों ने दवाइयाँ बंद की हैं। रेकी एक प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये आपके माइंड पे काम नहीं करता कि रेकी मिली और आपने सोचना शुरू कर दिया कि नाउ आई एम एब्सोल्युटली फाइन। रेकी एक्चुअली आपके सेलुलर लेवल पे हीलिंग आपको ऑफर करता है। जिस तरह से आप ये समझिए कि मेरे अगर डिफरेंट चक्रास हैं, जो मेरे बॉडी के मेजर एनर्जी चक्रास हैं, उनमें अगर कोई ब्लॉकेजेस आते हैं तो उनके फंक्शंस में प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं कार्डियक प्रॉब्लम की बात करती हूँ किसी भी इंसान में, किसी भी पर्सन में, तो उसके हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस होते हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए सोलर प्लेक्सस चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह से अगर किसी को थ्रोट चक्र में इन्फेक्शन है या बार बार उसको टॉन्सिलाइटिस या थायराइड का इशू होता है, तो उसका थ्रोट चक्र अनबैलेंस्ड है। विद द हेल्प ऑफ एनर्जी हीलिंग या रेकी, हम इन डिफरेंट चक्रास के और मेजर फंक्शंस के ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं। और ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के बाद जब आपके बॉडी में डिवाइन कॉस्मिक हीलिंग स्प्रेड होती है, ट्रैवल करती है थ्रू चैनलिंग, तो आप अपने आप स्वस्थ होने लगते हैं। और ये जो होता है, ये सस्टेनेबल रिजल्ट होता है, सिर्फ टेम्परेरी रिजल्ट नहीं होता। मैम, आपने चक्रास की बात की, तो जब हम योगा स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी चक्रास ही सबसे पहले हम पढ़ते हैं या फिर देखते हैं कि हम अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं। तो हाउ रेकी इज डिफरेंट, मतलब आप योगा करके भी आप उसको ठीक कर सकते हो, या फिर आपको एक रेकी ग्रैंड मास्टर के पास जाना जरूरी है, या फिर आपको रेकी सीखना जरूरी है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट थिंग? देखिए, एंड गोल क्या होता है? वेलनेस। आप होम्योपैथी से भी ठीक हो सकते हैं, आयुर्वेदा से भी ठीक हो सकते हैं और आप एलोपैथी से भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन
हर शरीर के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है। हर कोई योगा प्रैक्टिस नहीं कर सकता, हर किसी के पास टाइम नहीं होता है। तो रेकी एक बहुत क्विक सेशन के थ्रू आपके पूरे चक्रों को अलाइन करती है, बैलेंस करती है, एनर्जाइज करती है और आपके पूरे बॉडी के फंक्शंस को रीएक्टिवेट कर देती है। इसके लिए आपको रेकी ग्रैंड मास्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद 2 दिन की वर्कशॉप में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि आप अपने चक्रों को कैसे हील करें। ओके। और अगर जैसे मैं बोलूँ कि आपने बताया कि रेकी से बहुत सारे पेशेंट्स को आप ठीक कर सकते हैं या फिर उनकी इलनेस को क्योर कर सकते हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल है जहाँ पे मतलब आपने किसी की ऐसी इलनेस को दूर किया या फिर आपका कोई लाइव एग्जांपल आप बता सकते हैं? मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हुए हैं जिसमें कोल्ड से लेके कैंसर तक कहीं पे भी रेकी का यूज़ किया जा सकता है। कोमा में अगर कोई पेशेंट है तो वो सिर्फ रेकी से रिवाइव होता है। 3 अपने पेशेंट जो कोमा में थे, मेरे पेशेंट्स, उनको मैंने रेकी से रिवाइव किया है, जहाँ पे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। विद इन 3 to 4 डेज ऑफ हीलिंग उनकी कॉन्शियसनेस बैक आ गई। कुछ कैंसर पेशेंट के ऊपर मैंने काम किया है जिनमें से कैंसर पेशेंट्स ऐसे थे जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब उनके पास 3 to 4 मंथ्स हैं। उनमें से एक ने तो मुझसे खुद रेकी सीखी, जिन्हें 3-4 मंथ का टाइम दिया गया था और आज अराउंड 6-7 ईयर्स हो गए हैं। शी इज़ प्रैक्टिसिंग रेकी, शी इज़ अराउंड 75 ईयर्स ओल्ड। एंड किसी एक पेशेंट को डॉक्टर ने बोला था कि उसके पास 2 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं है एंड 1.5 साल पहले की बात है। द पर्सन इज स्टिल परफेक्टली फाइन। तो देखिए, रेकी आपको सिर्फ करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोलॉन्ग्ड इश्यूज़ में इनिशियल हीलिंग करने के बाद में मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको सीखें और रेकी को सिर्फ एक कुछ टाइम के लिए अपने जीवन का हिस्सा ना बनाएं, बल्कि रेकी को आप अपनी लाइफ का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बना लें। तो सिर्फ आपकी जो अभी की प्रॉब्लम्स हैं वो तो सॉल्व होती ही होती हैं, आने वाली प्रॉब्लम्स भी आपकी डिसअपीयर हो जाती हैं। ओके। आपने बताया कि जैसे कोमा में कोई बंदा है तो उस पर रेकी वर्क करते वो कोमा से बाहर आ जाता है, बट कोमा में कोई बंदा है तो वो एक मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर है और जो डॉक्टर्स होते हैं और जो रेकी हीलिंग में बिलीव करते हैं उनका हमेशा एक क्लैश रहता है। तो ऐसे केसेस में क्या डॉक्टर्स ने खुद रेफ़र किया या फिर पेशेंट्स की फैमिली आपके पास कांटेक्ट करती है, कैसे? बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब डॉक्टर्स गिव अप कर देते हैं तो वो पेशेंट की फैमिली को खुद बोलते हैं कि अब आप जो कर सकते हो वो करो। फिर डॉक्टर्स के कहने पे फिर मुझे लोग फैमिली वाले अप्रोच करते हैं। कुछ केसेस में कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो अपने पेशेंट्स को मेरे पास रेफ़र करते हैं कि अभी देखिए, दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत होती है। डॉक्टर्स हमेशा हाँ। एक साइंटिफिक प्रूव लेके चलते हैं अपने साथ, पर वो ये भी लेके चलते हैं कि दवा और दुआ दोनों ही काम करते लेकिन आपको मैं एक सरप्राइजिंग फैक्ट यहाँ पे बताऊंगी। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनमें होम्योपैथी डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जिन्होंने मुझसे खुद रेकी सीखी है। हैं। ओके, दैट्स समथिंग। ओके। अगर इसके अलावा मैं बात करूं कि क्या रेकी का कोई साइंटिफिक प्रूफ भी है? देखिए, रेकी का ना साइंटिफिक प्रूफ की अगर हम बात करते हैं तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपको बताते हैं। अगर कोई पेशेंट कोमा से बाहर नहीं आ रहा था और काफ़ी महीनों से या कई दिनों से कोमा में था, सारी मेडिसिन दी गई, लेकिन रेकी के 2-3 सेशन के बाद वापस आ गया। और रेकी आप ना रिजल्ट के ऊपर फील करते हैं। जैसे आप देखिए, हमारे 5 सेंसेस हैं, 5 इंद्रियां बनाई गई हैं, तो उसमें से एक हमारा सेंस करने का भी है। तो अगर हम कोई चीज़ देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उसको हम स्मेल नहीं कर पाते हैं, तो हम उसको फील कर पाते हैं। उसी तरह से रेकी को आप फील करते हैं, रेकी के रिजल्ट्स आपको दिखते हैं, लेकिन रेकी फील होती है। ओके। रेकी फील होती है आपने बोला, तो रेकी का एक जो पर्टिकुलर सेशन होता है वो कैसा होता है? रेकी का एक पर्टिकुलर जो सेशन होता है, हर पर्सन का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। अगर आप बहुत एनर्जी सेंसिटिव हैं तो आपको ये फील होगा कि आपके बॉडी के अंदर कोई एनर्जी ट्रैवल कर रही है। आपको अपने बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन होने लगेगा, आपको अपने बॉडी में वार्मनेस फील होने लगेगी, आपको लगेगा कि आपके बॉडी के चारों तरफ कुछ एक कवर सा बन रहा है, एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट हो रहा है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एनर्जी सेंसिटिव नहीं होते हैं तो उन्हें ये टिंगलिंग सेंसेशन पता नहीं चलते, वार्मनेस एंड कोल्ड पता नहीं चलता है, बट दे फील वेरी रिलैक्स्ड। और सेशन के दौरान कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे पेशेंट्स जिन्हें इंसोम्निया का इशू है, वो 15 से 20 मिनट के सेशन में बहुत अच्छी नींद ले लेते हैं।
ओके, तो 15 से 20 मिनट के सेशन में उन्हें लगता है कि दे हैव वो एक पावर स्लीप टाइप। हाँ, देखिए एक आइडियल सेशन आराम से 45 मिनट्स टू 1 आवर तक लास्ट करता है, लेकिन कई बार होता है कि कुछ लोग आते हैं मुझसे बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बट वी आर फीलिंग लिटिल रेस्टलेस, तो आप हमें एक क्विक सेशन दे दीजिए। तो एक बूस्टर सेशन होता है जो 15, 20, 25 मिनट्स का होता है, जो कि आप अपने घर बैठे भी ले सकते हैं, आप मेरे सेंटर में आकर भी ले सकते हैं। उसके बाद में लोगों को एक बहुत अच्छी पावर नैप मिल जाती है एंड दे फील सो रिलैक्स्ड एंड रिफ्रेश्ड दैट दे आर रेडी टू टेक ओवर देयर डे। ओके मैम, हमने कैंसर हीलिंग के बीच में बात की, तो मैं कैंसर हीलिंग पे थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूँगी कि कैंसर हीलिंग में रेकी कैसे काम करती है। बिकॉज कैंसर इज़ समथिंग, एक बार अगर डॉक्टर्स ने उसे टच किया तो पूरी बॉडी में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, अगर ये एडवांस स्टेज में या फिर सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज पर भी है तो रेकी में आप उसे कैसे रेकी उस पर काम करती है? देखिए यहाँ पर मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि किसी भी बीमारी के ठीक होने में एक तो आपके माइंडसेट का बहुत रोल होता है, दूसरा आपका जो फूड आप ले रहे होते हैं उसका रोल होता है, थर्ड इज़ योर एनवायरनमेंट, एंड सबसे ऊपर आपकी हीलिंग मोडालिटी का रोल रहता है। रेकी के साथ साथ जब हम ये 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपकी हीलिंग बहुत फास्ट होती है। अब कैसे ये होता है वो आप समझिए। मैंने बताया कि हर बीमारी हमारी नज़रों में, होलिस्टिक हीलर की नज़रों में एक ब्लॉकेजेस है। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे किसी भी पर्सन की बॉडी में कहीं पे कैंसरस सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो क्या है, वो उनके एनर्जी सेंटर के ब्लॉकेजेस हैं। उनकी जो सेल्स हैं, उनकी जो कोशिकाएं हैं, उनमें एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाया है, तो वहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं। जब उन ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाता है विद सर्टेन स्पेसिफिक हमारी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो हमारे थेरेपीज या हमारे प्रोसीजर होते हैं उसके थ्रू, जैसे कि हमारी एक एस्ट्रल सर्जरी होती है। एस्ट्रल सर्जरी के थ्रू लोगों के इनिशियल लेवल के ब्रेस्ट के लम्प्स रिमूव किए गए हैं, लोगों के किडनी स्टोन्स रिमूव किए गए हैं, यहाँ तक कि लोगों के नी पेन को सही किया गया है। तो ऐसी हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो डिफरेंट सीवियरिटीज़ में डिफरेंट प्रैक्टिसेस को हम यूज़ करके लोगों को रिजल्ट देते हैं। ओके, आपने बात की कि होलिस्टिक हीलिंग में रेकी हर कोई सीख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप 2 दिन के सेशन में भी सीख सकते हो। तो आपको ये सीखना क्या ऑनलाइन भी हम सीख सकते हैं या फिर कैसे हम सीख सकते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। रेकी के 5 लेवल होते हैं, बेसिक, देन एडवांस हीलर जिसमें आप डिस्टेंस हीलिंग करते हो, देन देयर इज़ अ मास्टर हीलर। मास्टर हीलर में आप डिफिकल्ट सिचुएशन की हीलिंग करते हो, देन यू बिकम अ मास्टर टीचर एट लेवल 4, देन यू बिकम अ ग्रैंड मास्टर। अब रेकी आप ऑनलाइन सीख सकते हो। मैं बहुत सारे ऑनलाइन वर्कशॉप ऑफर करती हूँ जिसमें मेरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि रेकी आप बुक पढ़ के नहीं सीख सकते जब तक कि उसमें अट्यूनमेंट ना हो। जो ये 5 लेवल मैंने आपसे शेयर किए, इन 5 लेवल में अलग अलग अट्यूनमेंट होती है। अट्यूनमेंट को आप शक्तिपात जैसा समझिए। इसको थोड़ा सा और ईजी बनाते हैं कि अट्यूनमेंट क्या होता है। अगर आपको एक पर्टिकुलर रेडियो चैनल सुनना है जिसमें आपके पसंद के गाने आ रहे हैं, तो आपको उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच करना पड़ेगा। तो अगर किसी को रेकी हीलर बनना है तो उसको उस फ्रिक्वेंसी से मैच करना अट्यूनमेंट कहलाता है, और हर लेवल में अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, तो उसकी हर लेवल की अलग अलग अट्यूनमेंट भी होती है। अट्यूनमेंट भी आपको ऑनलाइन दी जा सकती है, लेकिन वो लाइव रिकॉर्डेड अट्यूनमेंट आपकी काम नहीं करती, क्योंकि जिस वक्त आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं अगर ऑनलाइन हूँ, मैं आपको लाइव अट्यूनमेंट दूंगी। और आप जब लाइव अट्यूनमेंट लेते हैं, लाइव वर्कशॉप्स लेते हैं, आप बहुत अच्छे रेकी हीलर बन सकते हैं, जो खुद को भी हील कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी, अपने फैमिली को भी हील कर सकते हैं। ओके, जब मैं रेकी के ऊपर थोड़ी रिसर्च कर रही थी और देन आई गोट टू नो कि इंडिया में एक है सद्गुरु ने ये कहा है रेकी हीलिंग के बारे में कि रेकी हीलिंग काम करती है, बट रेकी हीलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना ये है कि रेकी इज़ लाइक ए फर्स्ट एड, कि आपने फर्स्ट एड किसी को दे दिया, बट आप किसी को हर बार वो बिना एक डॉक्टर के आप ऑपरेशन नहीं कर सकते ना, उस तरह से आपने इमरजेंसी में कर दिया, बट हर बार आपको उस तरह से ठीक नहीं करना चाहिए लोगों को। तो एज ए रेकी मास्टर आप इस पर क्या कहना चाहोगे? आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना के डाला हुआ था। मैंने लोगों को, क्योंकि मैं लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट बात नहीं करना चाहती हूँ, बट रेकी को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा मिथ क्रिएटेड है, तो मैं उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ। रेकी लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाती है। अगर मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ
कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए मैं टैकल कर सकती हूँ। डेफिनेटली डॉक्टर्स के पास हमको भी कई बार जाना पड़ सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर और रेकी का कॉम्बिनेशन होता है जो आपको एक डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर लेकर आता है। लेकिन जब आप सेल्फ सफिशिएंट हो गए, आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हो, तो आप किसी के फॉलोअर नहीं बनोगे, राइट? आप किसी भी चीज़ को क्वेश्चन करोगे कि मुझे किसी को फॉलो क्यों करना है। और जब आप सो कॉल्ड सदगुरु को फॉलो करना बंद कर दोगे, उनके फॉलोअर्स कम होने लगेंगे, लोग अपने आप में अवेयर और एम्पावर होने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस डिक्लाइन करेगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस एंड क्रिएटिंग मिथ सो दैट पीपल कैन फॉलो देम एंड पीपल कैन इग्नोर देयर ओन पावर्स। ओके, तो अगर रेकी प्रैक्टिस की मैं बात करूं मेडिकल इलनेस को ठीक करने के लिए, तो ये कितना एथिकल है? लाइक क्वेश्चन यही है कि रेकी प्रैक्टिस टू हील मेडिकल कंडीशन कितना एथिकल है? यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इसमें अनएथिकल क्या लगता है आपको? अनएथिकल मुझे कुछ नहीं लगता है, बट जब आप मेडिकल उसमें जाते हो तो वहाँ पर बहुत सारे क्लेम होते हैं। उनको ये उनका मतलब मैंने जब पूरा रिसर्च किया तो ये था कि रेकी से हीलिंग होती है। कोई ये नहीं कह रहा कि रेकी से हीलिंग नहीं होती है। सबका जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो यही है कि रेकी से हीलिंग होती है, बट ये एथिकल नहीं है। तो इस पर आप ऑडियंस को क्या बोलेंगे जो लोग ये कहते हैं कि एथिकल नहीं है, हीलिंग हो रही है पर एथिकल नहीं है? तो ये क्यों लोगों में एक भ्रम फैल गया कि एथिकल नहीं है? यहाँ पे मैं आपको क्या इसको मतलब ऐसा कुछ है कि इसको लोग मिसयूज भी कर रहे हैं किसी उसमें? आपके दो सवाल है, पहले मैं पहले का जवाब देती हूँ। एथिकल क्यों नहीं है, ये मेरा सवाल था। अब मैं आपको ये बताती हूँ, लोगों को इसके बारे में नॉलेज कम है, लोग अवेयर नहीं है। ऑल क्रेडिट गोज टू सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स ऑफ अ कंट्री जो लोगों को भ्रमित करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप देखते हैं तो रेकी मास्टर्स को डॉक्टर के इक्विवेलेंट हॉस्पिटल में हायर किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में ड्यूरिंग सर्जरी रेकी मास्टर्स को भी रखा जाता है जिससे वो रेकी चैनल करें और सर्जरीज के कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस हों। पोस्ट सर्जरी रिकवरी में रेकी मास्टर्स की हेल्प ली जाती है जिससे कि कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट रिड्यूस हो और आपकी हीलिंग फास्टर हो। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था कि क्या इसको कोई गलत तरीके से भी यूज कर सकता है। यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात यह है कि रेकी जिस दिन कोई गलत तरीके के लिए यूज करना चाहेगा वो रेकी डीएक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि रेकी इज व्हाट, आप इसको ऐसे समझो, जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल, हम ब्लैक मैजिक की बात सुनते हैं, बहुत लोग ब्लैक मैजिक करते हैं जिससे दूसरों को हार्म करते हैं। रेकी यू कैन कंसीडर इट एज अ वाइट मैजिक जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए, लोगों के अच्छे के लिए, लोगों की खुशियों और समृद्धि के लिए काम करती है। अगर रेकी को मिसयूज करके हम किसी के लिए गलत करना चाहते हैं ना, तो वो चीज़ कभी नहीं होगी। एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। मेरी एक वर्कशॉप में एक तांत्रिक ने मुझसे रेकी सीखी, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर। उसने बताया नहीं कि ही इज अ तांत्रिक। जब वर्कशॉप कंप्लीट हो गया, लेवल 2 लेवल 3 सीखने के बाद में लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, तो उसने पता है मुझे क्या बोला कि मैं यहाँ पर सीखने आया क्योंकि मैंने देखा कि कोई एक ऐसा इंसान है जो रेकी प्रैक्टिस करता था और उसके ऊपर मैंने कुछ तांत्रिक क्रिया की हुई थी, लेकिन वो उसको असर नहीं कर पाई। तो मैंने पता किया कि ये कुछ रेकी नाम की चीज़ को प्रैक्टिस करता है। तो मैं समझना चाहता था कि ऐसी कौन सी पावरफुल चीज है जो उसको बचा के ले आई। ओके, तो रेकी इज सच पावरफुल। और उसके बाद उनका माइंडसेट चेंज हो गया। नाउ ही हैज बिकम अ हीलर एंड ही इज ऑफरिंग हीलिंग टू मल्टीपल पीपल। ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो है कि रेकी आपके बिजनेस ग्रोथ में भी हेल्प कर सकता है, ऐसा हम लोगों का स्ट्रांगली मानना है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? रेकी हर जगह, रेकी कैन बी यूज फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो आप ये समझिए कि हर चीज़ एनर्जी से रन होती है। अगर आपके बिजनेस की एनर्जीज बहुत अच्छी नहीं है या अलाइन नहीं है, किसी की नज़र लगी हुई है, नज़र इज़ वेरी साइंटिफिक, दिस इज अगेन एंड ब्लॉक्ड एनर्जी। तो अगर किसी भी वजह से आपके बिजनेस में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, रेकी हीलिंग की सहायता से उन ब्लॉकेजेस को हटाया जा सकता है। आपके बिजनेस को पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए एनर्जाइज किया जा सकता है, और तो और आप डिजायर्ड फाइनेंशियल नंबर्स भी अचीव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो रेगुलर मुझसे बिजनेस हीलिंग लेते हैं एंड दे हैव सीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन देयर बिजनेस एंड करियर।
ओके, इन दैट वे क्या मतलब अगेन आप कई क्वेश्चन को मैं अगेन क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या अगेन आप उसको मैनिपुलेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो रेकी को, कि कोई डील है उसमें आप मैनिपुलेशन में, या फिर मैं कुछ पॉडकास्ट सुन रही थी उसमें वो बात कर रहे थे कि आपका कोई कोर्ट केस है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, उसमें रेकी हीलिंग काम करती है, तो क्या उसमें आप क्या कोर्ट के वर्डिक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं रेकी रेकी? रेकी में हम मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, रेकी में हम एम्पावरमेंट करते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हम सब ने सुना हुआ है। जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी वो हमेशा जीतेगा, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे वो बीमारी से जीतने की बात हो। तो हम रेकी हीलिंग में क्या करते हैं कि जिसकी भी हीलिंग हो रही है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई पेशेंट हो, या फिर कोई किसी के ऊपर जो कोर्ट वर्डिक्ट चल रहा हो, हम उसकी एनर्जीज को इन्हांस करते हैं। हम उसके आसपास के जितने भी निगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव करते हैं। तो जब आपकी एनर्जीज रेज हो जाती हैं तो आप अपने आप जीतने लगते हो। तो दिस इज नॉट कॉल्ड अ मैनिपुलेशन, दिस इज एन एम्पावरमेंट। ओके, और समिता आपका इंटरेस्ट रेकी में कहाँ से बना? वाओ, एक ब्रेक के लिए। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो I have been in corporate for good 11 years after completing my MBA from XLRI. And something happened because I was not aligned with my spiritual life path. तो कुछ पर्सनल फ्रंट पे ऐसा हुआ कि मैंने अपने जॉब से ब्रेक लिया एंड मैंने सेल्फ एक्सप्लोरेशन में काफ़ी टाइम लगाया। आई वॉज ऑलवेज बीन अ वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ सोल, बट कहते हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करना है। सो आई हैव लर्नड फ्रॉम ईशा फाउंडेशन, आई हैव लर्न फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग, बेसिक कोर्सेज किए, बट इन सारी चीज़ों में और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल ग्रुप से एसोसिएट हुई समझने के लिए कि कैसे मैं स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ स्टाइल बना लूँ। बट इन सारी चीज़ों में एक लेवल के बाद मुझे ये बताया जाता था कि आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ को या सेल्फ पावर को एक्सप्लोर नहीं करना है, आपको किसी एक बने बनाए ग्रुप पे, बने बनाए पाथ पे फॉलो करना है जो कि किसी हेड ने बना दिया है। मैं वो चीज़ मानने को तैयार नहीं थी, बिकॉज व्हाट आई बिलीव, भावना, every soul is unique and different. You have your own spiritual path, I have my own spiritual path. मैं अगर आपको फॉलो करूंगी तो मैं अपनी सोल की जर्नी को कहीं ना कहीं रोक लूंगी और वाइस वर्सा। तो उसी तरह से मैं अपनी सोल को एक्सप्लोर करना चाहती थी। करते करते मैंने जब रेकी प्रैक्टिस करना शुरू किया तो आई हैव फाउंड अ पीस एंड अ डीप कनेक्शन विद इन माई ओन सोल, जो मुझे किसी और चीज़ में नहीं मिला। और फिर रेकी प्रैक्टिस करते करते फिर मैंने बहुत सारी और भी चीज़ें प्रैक्टिस की। पीपल स्टार्टेड कमिंग टू मी एंड टुडे आई एम हियर। ओके, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी आप करती हैं? जी। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्चुअली होता क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब होता है कि आपकी कॉन्शियसनेस को आपके पिछले जन्म में रिग्रेस करा जाता है, भेजा जाता है, जिससे कि आपकी प्रेजेंट लाइफ में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर किसी को कोई प्रोलॉन्ग डिजीज़ है, बीमारी है, बार बार आप ट्रीटमेंट करा रहे हो या हीलिंग ले रहे हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद वापस आ रही है। किसी का कोई रिलेशनशिप इशू है, किसी का डिवोर्स होने वाला है, किसी के बिजनेस में उसे बार बार लॉसेस हो रहे हैं, या वॉट एवर XYZ। इसका रीज़न होता है कर्मा। हाँ, कई बार होता है कि मेहनत वो बंदा भी कर रहा है, मेहनत मैं भी कर रही हूँ, मुझे मेरे डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, उनको मिल रहे हैं, और बट मुझे पता है कि मेरे पास स्किल्स भी हैं, पैसा भी मैं ज़्यादा लगा रही हूँ, बट नहीं मिल रहे हैं रिजल्ट। तो वहाँ पर स्टक हो जाता है बंदा ना। तो ये सब ना देखिए हमारा कर्मा है, कर्मा के ऊपर सारी चीज़ें, कर्मा का लॉ तो कोई भी मना नहीं कर सकता। नो वन कैन डिनाई फ्रॉम कर्मा। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की हेल्प से हम कर्मा पे जाते हैं, हम देखते हैं कि हमने ऐसे कौन से कर्मा किए हुए हैं, या इसको समराइज करके कहें कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको प्रॉब्लम के रूट कॉज पे ले जाता है, जिससे कि आप समझते हैं कि मेरी ये गलती थी, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम मिल रही है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपकी उस कर्मा की हीलिंग होती है, और जब आप उस कर्मा की हीलिंग के बाद फ्री हो जाते हो तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखते हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज हो, या कोई भी चैलेंज हो, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हील हो जाता है। तो एक जो रेकी मास्टर या होलिस्टिक हीलर जो होता है, क्या वो किसी की भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकता है विदाउट एनी परमिशन? नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एजुकेट भी करूँगी अपनी ऑडियंस को। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आपको परमिशन नहीं चाहिए होती है, आपको वो पर्सन अपने सामने चाहिए होता है। आकाशिक रिकॉर्ड के लिए आपको सोल की परमिशन चाहिए होती है। तो जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर मुझे करना है,
आप मेरे पास आते हो और कहते हो स्मिता मुझे अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है, तो मैं आपके ऊपर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करूंगी जहां पे आप वो सारी चीजें फील करोगे और एक्सप्लोर करोगे। आकाशिक रिकॉर्ड के लिए अगर आप मेरे पास में आते हो स्मिता मुझे अपना आकाशिक रिकॉर्ड कराना है, तो उसमें मैं आपकी परमिशन लूंगी और फिर उसके बाद में आपके बिहाफ में मैं आपके रिकॉर्ड्स को एक्सेस करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि ये इश्यूज हैं। और किसी का भी आकाशिक रिकॉर्ड या किसी का भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जा सकता है। मैंने 5 साल के बच्चे से लेके मैंने 70+ ईयर के सीनियर तक का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है। ओके, तो स्मिता क्या ये एक होलिस्टिक हीलर डिसाइड करता है कि यहाँ पर आपको रेकी यूज़ करनी है या पास्ट लाइफ रिग्रेशन यूज़ करना है या आकाशिक रिकॉर्ड करना है? तो ये डिसाइड कैसे, जैसे मैं अपना खुद का डिसाइड करके समिता को बोलूँ कि समिता मुझे ये करना है, या फिर एक होलिस्टिक हीलर विल गाइड यू कि आपको इसकी हेल्प लेनी चाहिए इस केस में? देयर आर 2 वेज। एक तो ऐसा होता है ना कि लोग स्पेसिफिकली आते हैं कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही कराना है। थैंक्स टू सोशल मीडिया लोगों को बहुत एजुकेट भी किया है, लोगों को बहुत मिसगाइड भी किया हुआ है। तो लोग आते हैं कि मुझे तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही कराना है। देन आई आस्क देम कि आप किस लिए कराना चाहते हो, व्हाट इज योर गोल फॉर दिस सेशन। तो अगर उनकी कोई ऐसी चीज़ है कि जो विदाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन किसी छोटे गाइडेंस से ठीक हो सकती है या हीलिंग से ठीक हो सकती है, आई सजेस्ट देम कि आप ये करवा सकते हो। बट देयर आर सम ऑफ द पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड देयर सोल्स जर्नी कि नहीं मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि मेरी सोल क्या थी, कहाँ से आई, एंड ऑल दोज स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो फिर उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन में करके देती हूँ। ओके, आपने सोल की बात की कि क्या थी, कहाँ से आई। तो जो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं उसमें आप कितने लाइफ पहले का हम कर सकते हैं? आपकी जो मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ तो दैट्स अ वेरी सिस्टमैटिक काइंड ऑफ सेशन विच आई ऑफर। इसमें मैं आपकी सबसे पहली लाइफ आपको दिखाती हूँ, वहाँ से शुरू करती हूँ। एंड पहली लाइफ में बहुत सारे लोग ना ह्यूमन नहीं होते हैं, दे आर नॉट इवन एनिमल्स। मेरे कुछ सेशन में अपने आप को लोगों ने एज अ माउंटेन देखा है फर्स्ट लाइफ में, और उन्होंने ये चीज़ देखी है। माउंटेन भी लाइफ होती है। उन्होंने देखा कि दे आर माउंटेन, उनके ऊपर पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ के नीचे लोग बैठे हुए हैं और क्या क्या बातें कर रहे हैं। फिर उसके बाद में कुछ लोगों ने देखा कि वो नदी जो बह रही है, नदी के किनारे पड़ा हुआ एक पत्थर है, उनके अंदर भी कॉन्शियसनेस है। तो सबसे पहले आपकी एकदम वेरी फर्स्ट लाइफ, फिर उसके बाद में आपकी फर्स्ट ह्यूमन लाइफ, आपने अभी तक कितनी ह्यूमन लाइफ जी चुके हो और कितनी आप अदर स्पीशीज में जी चुके हो, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फिर 1 बाय 1 आपकी ह्यूमन लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है, आप जिस प्रॉब्लम के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन मुझसे करा रहे हो, मैं उसके रूट कॉजेज पे आपको ले जाती हूँ कि ये आपकी किस लाइफ में है। और इसी तरह से आपकी नेक्स्ट लाइफ भी आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखते हो। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आप अपनी सारी लाइफ्स एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने खुद अभी तक अपनी 18 लाइफ्स एक्सप्लोर की हैं। 18 पिछली लाइफ एक्सप्लोर की है और 2 अपनी नेक्स्ट लाइफ एक्सप्लोर की है मैंने। तो उसके बाद क्या कैसी फीलिंग थी आपकी? अमेजिंग, एम्पावरिंग। पता चलता है कि वी ऑल आर रोल प्लेइंग हियर, कुछ भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। ओके, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे कोई होगा, मुझे ऐसे लगता है कि फ्यूचर तो हर कोई देखना चाहता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोई पास्ट लाइफ क्यों देखना चाहेगा, या फिर उसको उसमें ऐसा क्या हम देखते हैं, कर्मास को देखते हैं और फिर उन्हें करेक्ट कैसे किया जा सकता है? ओके, तो चलो इसको ना ऐसे समझते हैं कि हम सब ने पढ़ाई तो की हुई है, हम डायरेक्ट कॉलेज नहीं पहुँचे ना, हमको फाउंडेशन कंप्लीट करना पड़ता है। हमें नर्सरी जाना पड़ता है, केजी, फिर उसके बाद लोअर क्लासेस, फिर उसके बाद हायर क्लासेस एंड देन कॉलेज। इसी तरह से हमारी जो सोल होती है ना, हमारी सोल एक्सीडेंटली कोई बर्थ नहीं लेती है। सोल की पूरी प्लानिंग होती है, हमारी सोल की पूरी जर्नी प्लान की जाती है, जिसमें डिफरेंट लाइफ टाइम्स होते हैं, वो भी प्लान्ड होते हैं। तो जब आप अपनी सोल का फाउंडेशन अंडरस्टैंड करते हो कि मेरी सोल ने आखिर जन्म क्यों लिया था और हर जन्म में मेरी सोल कौन कौन से टास्क डिसाइड करके आई थी, कौन से लेसन्स लर्न करने आई थी और कौन कौन से कर्मास कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ मैं, तो जब आप उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग करते हो तो आपकी जो ये प्रेजेंट लाइफ है वो बेटर बनती है, एम्पावर बनती है, और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट, आपकी लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। इसीलिए पास्ट लाइफ को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ आवर सोल्स फाउंडेशन। ओके, आपके मतलब कोई ऐसा केस कभी आपके पास आया है कि बिजनेस के रिलेटेड किसी ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है और फिर उसको कुछ इफेक्ट्स
अपनी लाइफ में देखने को मिले हैं, या फिर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस? बहुत सारे डिफरेंट केसेस आते रहते हैं। अभी जैसे आप बिजनेस की या फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, मल्टीपल केसेस हैं, जिसमें से मैं एक केस की बात करती हूँ। किसी एक पर्सन ने मुझसे अपने करियर के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया हुआ था, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे थे। एक बहुत बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट होने के बाद ऑल ऑफ अ सडन टर्मिनेशन हो गया और बहुत ज़्यादा मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाके देखा गया तो पता चला कि अपनी प्रीवियस लाइफ में जो उसके प्रेजेंट बॉस थे, उसके साथ उन्होंने चीटिंग की थी। द बॉस वॉज दी पार्टनर, बिजनेस पार्टनर इन वन ऑफ द प्रीवियस लाइफ। उन्होंने उनका मर्डर कर दिया था उनके पैसे लेकर। इस वजह से वो सोल वो इंप्रेशन लेकर आई और इस बार उस सोल ने उनको टॉर्चर किया या सेम ट्रीटमेंट दिया। एक दूसरा केस, बहुत इंटरेस्टिंग केस आपको बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी जिन्होंने करियर को लेकर अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया। उनके अंदर स्किल थी, नॉलेज था, लेकिन उनको डिजायर्ड ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी। आपको पता है उसका रीज़न क्या था? अपनी प्रीवियस लाइफ में ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट टॉर्चरस जमींदार का इनफैक्ट एम्प्लॉय था, जहाँ पे उसके अंडर में बहुत सारी फीमेल एम्प्लॉयज़ काम करती थी। तो वो उनसे काम करवा के क्रेडिट खुद ले लेता था। तो इस लाइफ में क्या हुआ कि वो कितना भी काम करे उसको क्रेडिट नहीं मिलता है, उसके बॉसेस उससे क्रेडिट लेकर चले जाते हैं। तो एवरीथिंग वॉट एवर वी आर डूइंग इट विल कम बैक टू अस। अगर आज नहीं आ रही है, नेक्स्ट लाइफ में आएगी। तो इस वे में क्या ऐसा है कि आप कुछ भी कर्मा करते रहो एंड देन उसका हीलिंग तो हो ही जाएगा? नहीं, देखिए, कर्मा तो हम ह्यूमंस हैं, हम कर्मा करते ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है कि वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल एंड कॉन्शियस। कोई भी विचार भी अगर हमारे दिमाग में आ रहा है तो वो एक कर्मा है। तो आप अपनी कॉन्शियसनेस में और अवेयरनेस में अपने आप को इस तरह से प्रोग्राम कर लो कि आप कभी कुछ ऐसा एक्शन ना लो जो अगले को हार्म कर रहा है, अगले को हर्ट कर रहा है, नोइंगली या अननोइंगली। तो आपको हीलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके मैम, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो जनरली आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना करवाना चाहते हैं? मोस्टली लोग आते हैं जिनको या तो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, या कोई प्रोलॉन्ग डिजीज होती है, या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है। बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं। आजकल लोग बहुत कॉन्शियस हैं, बहुत अवेयर हैं स्पिरिचुअल लेवल पे, तो लोग समझना चाहते हैं कि उनकी सोल की जर्नी क्या है। तो ऐसे भी केसेस आते हैं। ओके, आपने बात की रिलेशनशिप इश्यूज में, तो ये रिलेशनशिप इश्यूज में कैसे उन लोगों को हेल्प मिला है? जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये कोई भी रिलेशन हो सकता है। अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की बात करते हैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू बहुत सारे लोगों के डिवोर्स कैंसिल हुए हैं, क्योंकि इनके रिलेशनशिप में जो इश्यूज आ रहे थे, वन ऑफ द पार्टनर की जो प्रॉब्लम है वो प्रीवियस लाइफ से कैरी फॉरवर्ड हो रही थी। एक केस यहाँ पे रेफ़र करती हूँ, आपसे समझने में आसानी होगी। मेरी एक क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया था। उसने बोला कि हमारी तो लव मैरिज है, फिर भी मेरे हस्बैंड को हमेशा मुझ पे गुस्सा रहता है, और मेरे हस्बैंड को खुद नहीं पता, ही ऑलवेज सेज कि सब कुछ अच्छा रहता है, मुझे अचानक से तेरे ऊपर गुस्सा आ जाता है। एंड ही नेवर वांटेड टू हैव किड्स, जबकि मेरी क्लाइंट हमेशा से बच्चे चाहती थी। उसका जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो पता चला कि अपनी पिछली लाइफ में डिलीवरी के दौरान उसकी डेथ हो गई थी एट अ वेरी यंग एज, और उसके जाने के बाद में उसका हस्बैंड बहुत हर्ट हुआ। ही वॉज ग्रीविंग फॉर मल्टीपल ईयर्स। उसके बाद धीरे धीरे उसका ये जो ग्रीव था, दुख था, वो गुस्से में कन्वर्ट हो गया। ही यूज्ड टू से कि तू मुझे जल्दी छोड़कर क्यों चली गई, मैं अकेला रह गया। एंड ही नेवर मैरिड एनीवन एल्स। जब उसकी डेथ हुई तो जिस वक्त हमारी डेथ होती है तो जो भी इमोशन हमारी सोल कैरी करती है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर आप खुश हो, आप दुखी हो, इसलिए कहा जाता है ना कि आखिरी वक्त पे लोगों को दुखी नहीं करना चाहिए। तो ये गुस्सा उसकी सोल के साथ आगे गया। डेफिनेटली उनका कर्मा आधा रह गया था एक दूसरे के साथ, इस लाइफ में फिर एक दूसरे के साथ में आए, और इस लाइफ में बार बार वो उससे नाराज रहता था और हमेशा कहता था कि हमें बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे होंगे तो तुझे कुछ हो जाएगा। बट आफ्टर द सेशन ये चीज़ें हील हो गई, एंड जब फ्यूचर लाइफ में ले जाकर उसको देखा तो उसने देखा कि 2 साल के बाद में उसका बहुत प्यारा सा बेटा है, और एक्चुअली 2 साल के बाद में उसका बेटा हुआ। एंड शी कॉल्ड मी अप सेइंग कि अब मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हो गए हैं, आई कैन नेवर इमेजिन कि ऐसी फैमिली लाइफ मिलेगी, और मेरा बेटा बिल्कुल वैसा है, वैसी आंखें हैं, वैसे बाल हैं, जैसा कि मैंने फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन में आपके साथ में देखा था। ओके, जैसे आपने बात की कि लास्ट जो
उनका जन्म था, उसमें उनके इश्यूज थे। तो इसमें क्या जनरली जो आपके कर्मास कैरी फॉरवर्ड होते हैं, क्या उसी से होते हैं जो आपके ह्यूमन वाला जो जन्म होता है, या फिर वो कोई भी हो सकता है? ये ना बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों जन्म क्यों लेते हैं हम। जब हमारी सोल की प्लानिंग होती है, सबसे पहले तो जब बहुत फर्स्ट लाइफ की होती है, तो सिर्फ 2 चीज़ों के लिए हमारी सोल आती है। एक तो लर्निंग, दूसरा एक्सपीरियंस होता है। अर्थ इज़ ए स्कूल फॉर ऑल द सोल्स। यहाँ पे अदर प्लेनेट से भी सोल सीखने आती हैं, क्योंकि दूसरे ग्रहों में ना टाइम का और कर्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे सारी चीज़ें स्मूथ है, आप सोचो वो चीज़ें हो जाती हैं, आपको कुछ करना नहीं है। तो जब सोल्स को सीखना होता है तो वो यहाँ पे आती हैं। तो जब सोल की प्लानिंग हुई, आपने लर्निंग और अपने एक्सपीरियंसेस के लिए सर्टेन चीज़ें चूज़ कर ली कि दिस लाइफ में आई वांट टू एक्सपीरियंस अनकंडीशनल लव, आई वांट टू लर्न फॉरगिवनेस एंड आई वांट टू डेवलप नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अब आप यहाँ पर आए, आपने जन्म लिया, आप ह्यूमन बन गए, आप भूल गए कि आप एज ए सोल क्या डिसाइड करके आए थे। आपने करते करते कर्मा कलेक्ट कर लिया। आपको अनकंडीशनल लव सीखना था, फॉरगिवनेस सीखना था, आप लोगों के ऊपर ग्रजेस पालने लगे, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अब आपने फॉरगिवनेस तो छोड़ो, आपने कर्मा कलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट लाइफ में जब आप जाओगे तो आपके ये कर्मा जो कलेक्ट हो गए हैं वो आपको बैलेंस करना है, प्लस प्रीवियस लाइफ की जो आपकी पेंडिंग टास्क हैं, जिसमें आपकी लर्निंग है, आपका एक्सपीरियंस है, वो भी आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होगा। बेस्ड ऑन दोज 3 फैक्टर्स कोई भी सोल अगला जन्म लेती है। ओके मैम, हमने जैसे रेकी की बात की, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात की, मुझे लगता है ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है कि आप किसी की एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, अपनी एनर्जीज उनको हील करने के लिए यूज़ कर रहे हैं एक रेकी मास्टर। बट इसका बहुत सारा वो भी एक होता है, इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे आता है कि आप इसको एक धर्म से कि ये हिंदू धर्म में है, या फिर कुछ लोग मानते हैं कि ये चाइनीज़ प्रैक्टिस है। तो आप क्या कहेंगे कि ये एक हिंदू प्रैक्टिस है, ये एक चाइनीज़ प्रैक्टिस है, या फिर इसकी रूट्स हैं वो आयुर्वेदा से आई हैं, या फिर कहाँ से रेकी की रूट्स कहाँ से हैं? रेकी रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। रेकी की रूट्स हमारे इंडिया में है। थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ आपको। बहुत पहले भगवान बुद्ध जो थे वो रेकी ऑफर किया करते थे लोगों को स्वस्थ करने के लिए। अगर उनके डिसाइपल्स पे बीमार होते थे तो वो उनको रेकी ऑफर करते थे। लेकिन भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद में क्या हुआ कि उनके डिसाइपल्स ने ये ब्यूटीफुल पावरफुल हीलिंग टेक्निक को शेयर करना बंद कर दिया। जैसा कि मैंने बताया कि ये विदाउट शक्तिपात या विदाउट अट्यूनमेंट पॉसिबल नहीं है। उन्होंने वो अट्यूनमेंट देना बंद कर दिया। उसके पीछे रीज़न ये था कि हमारे इंडिया में ना चमत्कार कल्चर फॉलो होता है कि मैं चमत्कारी हूँ। अगर मैंने लोगों को बता दिया कि ये चमत्कार तुम भी कर सकते हो तो मुझे कौन पूछेगा, राइट? तो इस वजह से धीरे धीरे ये यहाँ से विलुप्त हो गई। इसके बाद दोबारा ये जापान से री इंट्रोड्यूस हुई। जापान में मास्टर मिकाओ उसूई एक जापानीज मॉन्क थे। उन्होंने लेट 1800 में रेकी को री इंट्रोड्यूस किया। लेकिन रेकी किसी रिलीजन को बिलोंग नहीं करती है। अभी आप इसको ऐसे समझिए कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, वो हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को या क्रिश्चियन को, उसके रिलीजन के बेसिस पे नहीं कि मैं तुम्हें 10% जाऊंगी, तुम्हें 20% जाऊंगी और मैं हिंदू को पूरे 100% जाऊंगी, ऐसा नहीं होता। उसी तरह से रेकी एक कॉस्मिक लाइफ फोर्स एनर्जी है जो कि आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन फायदा करती है और आप सीख सकते हैं। ओके, अगर किसी को रेकी सीखनी है तो उसके लिए एक गाइडेड मीन्स टूर की उसको स्टार्ट कैसे करनी चाहिए और कैसे सीखनी चाहिए? रेकी कोई भी सीख सकता है। रेकी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है, हाउसवाइफ्स के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के लिए करनी पड़ती है, कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए। और रेकी हर किसी के लिए बहुत अच्छी होती है, बच्चों से लेकर सीनियर तक के लिए। अब पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि रेकी सीखना क्यों चाहिए, फिर कैसे सीखना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। रेकी इसलिए सीखना चाहिए कि नंबर 1 इसका जो बेनिफिट होता है, रेकी के थ्रू आप अपने एनर्जीज को एक्टिवेट कर सकते हैं और आप थ्रू आउट द डे एनर्जाइज रह सकते हैं जो वर्किंग है। बच्चों के लिए आप रेकी यूज कर सकते हैं, उनका फोकस एंड कंसंट्रेशन इनहैंस हो जाता है, वो स्टडीज अच्छी करते हैं और उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हाउसवाइफ्स को क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि रेकी के थ्रू आप अपने घर को एनर्जाइज कर सकते हैं, आप अपने फूड को एनर्जाइज कर सकते हैं। फूड एंड वाटर को एनर्जाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस भाव से खाना बना रहे हैं वो खाने में भी जाता है और खाना खाने वाले के बॉडी में भी जाता है।
तो अगर आप रेकी से अपने फूड को एम्पावर करते हैं और एनर्जाइज करते हैं तो वो आपका फूड आपके लिए अमृत का काम करता है। ये तो मतलब हमारे बड़े बूढ़ों का भी कहना है कि जब आप खाना बना रहे हो स्पेशली उस टाइम अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो, क्योंकि आपके एनर्जीज उस खाने में ट्रांसफर हो रही है एब्सोल्युटली। और जो बंदे उसे खा रहे हैं उसको उसी तरह का। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो इसमें बहुत बिलीव करती है। शी इज लाइक कि जो मेड्स होती हैं वो घर पे अगर कोई लड़ाई करके आई है आपकी कुक और वो गुस्से में खाना बना रही है तो आपको आपके ऊपर उसके इफेक्ट आते हैं, तो वो प्रेफर करती है कि मैं खाना खुद ही बनाऊंगी और वो भी मैं बनाऊंगी सुबह 4 बजे, जिस टाइम मतलब शांत होती हूँ मैं। तो वो जनरली जो मॉर्निंग वाला जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है वो मॉर्निंग में बनाती हैं 4 बजे, वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए, बिकॉज वी आर सरदार फैमिली। तो उनका भी ये मानना है कि ये एनर्जीज ट्रांसफर हो रही है और उस टाइम मेरा दिमाग शांत होना चाहिए और इस तरह से। तो मेरे को जब आपने मुझे बताया कि आपके खाने के थ्रू भी एनर्जीज ट्रांसफर होती है तो इसका लिंक हमारे पिछले पीढ़ियों से ही बिल्कुल भावना, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से ये चीज़ों को प्रैक्टिस करते आए हैं। उन्होंने नाम नहीं दिया है लेकिन एनर्जीज हर जगह होती हैं। जब हम वाहेगुरु जी का नाम लेते हुए खाना बनाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में वो खाना प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि प्रसाद बन रहा है। उसको जब हमारी फैमिली के लोग खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे तो वो खाना उनके शरीर में जाके ऊर्जा बस नहीं देगा, उनके शरीर की इंटरनल हीलिंग भी करेगा। इसी तरह से जब रेकी से हम खाना, जब हम बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, हमें नहीं पता, हमें मजबूरी में बाहर खाना पड़ रहा है, जिस शेफ ने बनाया है उसका माइंडसेट क्या है आपको नहीं पता। अगर आप किसी का खाना खाने के बाद में इरिटेटेड फील करते हो तो हमेशा समझ जाओ कि उसका दिमाग खराब था, उस माइंडसेट में उसने खाना बनाया। तो रेकी से आप अपने खाने को हील कर सकते हो एंड रेकी से आप अपने बिजनेस को हील कर सकते हो, आप अपने पूरे डे को हील कर सकते हो। तो रेकी हर किसी को सीखनी चाहिए। कैसे सीख सकते हो? बहुत सारे रेकी मास्टर्स हैं। हमेशा आप ये ध्यान रखें कि आप जिनसे भी सीख रहे हैं वो आपको अगर ऑनलाइन सिखाते हैं तो लाइव क्लासेस और लाइव अट्यूनमेंट दें। और आप पहले ये देखें कि उन मास्टर की या रेकी ग्रैंड मास्टर की लिनेज कहाँ से आ रही है, उन्होंने कौन सी रेकी सीखी हुई है, क्योंकि आजकल रेकी के नाम पे भी बहुत डिफरेंट नाम क्रिएट किए गए हैं। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जिससे भी रेकी सीखना चाहते हैं आप ये देखें कि उस पर्सन के साथ में, उस रेकी मास्टर के साथ में आपकी वाइब मैच हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि बहुत सारे मास्टर्स हैं लेकिन हर कोई हर किसी को नहीं सिखाता। जिसके साथ में आपकी एनर्जीज अलाइन होंगी आप उन्हीं के साथ में सीख सकते हैं। और अगर आप मुझसे रेकी सीखना चाहते हैं तो मेरे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैच होते हैं, उसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एक लास्ट मैसेज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो भी मिथ्स आपको लगता है उनको ब्रेक करने के लिए एक लास्ट मैसेज मेरे ऑडियंस को आप क्या देना चाहेंगे रेकी या फिर होलिस्टिक हीलिंग के ऊपर? एक छोटा सा आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी। आपकी जो बॉडी है ना बहुत पावरफुल है और ये खुद को हील करना जानती है। कभी भी कोई आउटसाइड सपोर्ट से आपकी बॉडी हील नहीं होती है। इनफैक्ट आप अपने इमोशंस पे काम करके, आप अपने फूड पे काम करके, अपने इन्वायरमेंट पे काम करके और अपनी एनर्जीज पे काम करके खुद को बड़ी से बड़ी बीमारी से बाहर ला सकते हैं। तो हमेशा हैप्पी रहें, हमेशा क्लीन फूड खाएं, वेजिटेरियन फूड खाएं, अपने घर के आसपास का इन्वायरमेंट बहुत क्लीन रखें, लोगों से बात बात पे आर्ग्यूमेंट्स ना करें और अपने घर में ही सही 10 मिनट का मेडिटेशन या कोई भी मंत्र चैंट करें। वो आपके ऑरा को इन्हांस करेगा और उसके बाद में आप हमेशा स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम आज के पॉडकास्ट के लिए। आज हमने बात की कि रेकी क्या होती है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, रेकी से हम अपनी होलिस्टिक हीलिंग कैसे कर सकते हैं और रेकी को हम बिजनेस ग्रोथ में कैसे यूज़ कर सकते हैं और रेकी को हम सीख कैसे सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात आज आपने हमें बताया कि रेकी हम सब सीख सकते हैं और हम सबको सीखनी भी चाहिए अपनी डेली लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। उसके अलावा हमने बात की पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर। हमारे पास्ट लाइफ के जो कर्मास है वो हमें आज कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं और आज के कर्मा हमें फ्यूचर में कैसे इम्पैक्ट करेंगे और हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए हमारी डेली एक्टिविटीज़ को लेकर। थैंक यू सो मच मैम, दिस वाज लाइक रियली नाइस पॉडकास्ट एंड रियली नाइस कन्वर्सेशन विद यू। Thank you so much, Bhavna. I really love being here with you on your show, and you have really touched upon very, all the topics very brilliantly, जिससे कि हमारी ऑडियंस अवेयर हो पाए।
थैंक यू मैम। और मैं अपनी ऑडियंस को एक पर्सनल टच में बताना चाहती हूँ कि मैं मैम से मिली थी ऑन माय बर्थडे, और बर्थडे पे मैम ने मुझे ये गिफ्ट किया था। एंड मुझे इसके बाद एक स्पेशल जो एनर्जी मुझे फील हो रही है अपनी लाइफ में, वो मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे हाँ कुछ चेंज और कुछ एनर्जी चेंज मेरे चारों तरफ है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट एंड लवली टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।